हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, ये सेशन जो रहता है, जो मेरा भाई आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी इस प्रकार से लाते रहेंगे। तो बड़े मजेदार क्वेश्चंस रहते हैं। सभी बच्चे एक बार शुरू से लेकर जब तक आप क्वेश्चन शुरू होते हैं वहां से और 50 क्वेश्चंस तक आप बच्चा एक कॉपी पेन लेकर बैठें और वहां पर आप राइट डाउन करते रहे कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो देखते हैं बच्चा, आपका एग्जाम बहुत नजीक है, 22 अप्रैल को आपको पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चे जल्दी से स्टार्ट करती हैं सेशन को। देखिए बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चा कि जो आपका लार होता है, लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि जो लार होती है, लार और लार में क्या होता है बच्चा, आपका टाइलिन आपका एंजाइम पाया जाता है। तो मैं बात करता हूँ बेटा, लार का जो पीएच मान होता है वो 6 पॉइंट कितना होता है बेटा, वो 6.5 के आसपास होता है आपका, 6.5 6.4 के आसपास होता है। या जनरली मैं बात करूँ तो 6.2 से लेकर और लगभग लगभग आपको कितना चलेगा, 6.5 6.6 तक आपका पीएच वैल्यू होती है लार की। ठीक है जी। और टाइलिन जो होता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है बेटा, इसका काम क्या होता है? स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन करना। जो स्टार्च होता है भोजन के अंदर, स्टार्च का पाचन करना का जो काम होता है वो किसका कार्य होता है दोस्तों? वो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, लार के अंदर होता है। तो इसका मतलब ना तो ये अधिक क्षारीय है, ना अधिक क्या है, अम्लीय है। अधिक अम्लीय होता तो बच्चा उसकी वैल्यू 3.5 से नीचे होती। अधिक क्षारीय होता तो बेटा इसकी वैल्यू 10 साढ़े 10 से ऊपर होती। हल्का क्षारीय होता तो उसकी वैल्यू जो होती बच्चा वो कितनी होती, 8 या 7 या 9 के 8 9 10 के आसपास होती। और यदि हल्का अम्लीय, तो बिल्कुल सही बात है, ये बच्चा जो आपका लार होता है, ये इसकी वैल्यू जो होती है ये कैसा होता है बेटा, हल्का अम्लीय होता है। तो ध्यान रखें भाई। ठीक है जी। आपको पता होगा जो आपका 0 से लेकर और 3.5 तक जिसकी पीएच मान होता है, तो बच्चा वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं भाई। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि वो आपसे कहने लगे कि आपका जैसे पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर और 7.9 तक, सॉरी 7.9 नहीं कहेंगे, 6.9 कहेंगे, 6.9 तक पीएच मान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं जी वीक एसिड, मतलब दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए तो आगे तरफ चलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है भाई? पृथ्वी से पलायन वेग, पलायन वेग का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ फेंका जाए और कितनी रफ्तार से फेंका जाए, तो बच्चा देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाए तो वस्तु पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आएगी, वही पलायन वेग होता है। यदि पलायन वेग को हम इंग्लिश में बोलें तो इसका हम बोलते हैं बच्चा आपका एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। एस्केप वेलोसिटी का यदि फॉर्मूला की मैं बात करता हूं, तो फॉर्मूला जो इसका होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है √2GR। क्या होता है? √2GR इसका फॉर्मूला होता है। यदि आप यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो बच्चा यही वैल्यू आएगी, 11.2 किलोमीटर। इसका आंसर होता है ए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए तो नीचे वापस नहीं आएगा, वो ब्रह्मांड में चला जाता है। तो ध्यान रखना, यदि आप इस वैल्यू को निकालें और √2G कितना होता है बेटा? 10 वैल्यू होती है। ठीक है, 10 होती है, या फिर हम कह सकते हैं 9.8। कितना कहते हैं? 9.8 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी होती है पृथ्वी की? तो बच्चा पृथ्वी की रेडियस की मैं बात करूँ तो वो होती है 6400। ठीक है जी, 6400 कितनी होती है? 6400 कितनी होती है बच्चा आपका? 6400 मीटर के आसपास होती है आपकी, ध्यान रखें। ठीक है जी। तो इसको निकालेंगे आप तो वैल्यू जो आएगी बच्चा यही आएगी, कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आपकी वैल्यू आती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलें आगे तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए क्या कह रहा है, बिना मिट्टी के पौधों को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि बिना मिट्टी के पौधे उगाना है और तत्व देते रहना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइग्रोमोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एरेबले फॉगिंग, या फिर हाइड्रोफाइटिक्स। क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। तो आपको पता है बिना मिट्टी के पौधे को उगाने को जो कहा जाता है बेटा, वो कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। विशेष तौर पर ध्यान का आंसर जो इसका बच्चा क्या होगा? बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? आपने देखा होगा जो आपका यूरिया का कट्टा होता है, घरों में आता है, जो खेत किसान जो होते हैं, किसान डालते हैं ना यूरिया, किसान डालते हैं तो कहते हैं बच्चा उस यूरिया पर कितना परसेंट जो यूरिया होता है, नाइट्रोजन कितना लिखा होता है? 40%, 40.6%, 32% या 16%। बच्चा आज जाकर आपको देखना है कि यूरिया का जो कट्टा होता है ना, खाद का जो कट्टा होता है, उस पर आप कभी देख लेना,
उस पर ऐसे लिखा होगा 46% नाइट्रोजन। क्या लिखा होगा? 46% नाइट्रोजन लिखा होता है। तो ध्यान रखना है यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46%। इस नाइट्रोजन का काम क्या होता है सर जी? आप खेतों में डालते हो तो बच्चा ये क्या करता है, पेड़ पौधे की जो वृद्धि होती है ना, पेड़ पौधे की वृद्धि को कराने का काम जो करता है वो कौन करता है? वृद्धि कराता है नाइट्रोजन। ठीक है जी, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कराएगा वो नाइट्रोजन कराता है भाई, ध्यान रखें, किसकी? पेड़ पौधे की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? एक एलिसा टेस्ट होता है बेटा, है ना, किस रोग के निदान के लिए, उपचार के लिए किया जाता है? एड्स में, हेपेटाइटिस में, टीबी में, या फिर जल्दी से बताइए, या फिर आपका डिप्थीरिया में। जल्दी से बताते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने नॉलेज को असेस करते रहें। तो बच्चा देखिए इसका जवाब जो होगा, जो एलिसा टेस्ट जो होता है बेटा, एड्स होता है। एड्स जो होता है बच्चा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एड्स की? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखें। और एड्स बीमारी में क्या होता है, आपकी डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है बेटा, वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, हम कह सकते हैं खत्म हो जाती हैं। इसी वजह से कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर आएगी तो वो कभी आपके शरीर से निकलने का नाम नहीं लेती है। तो ध्यान रखें भाई। चलें आगे की तरफ। चलिए भाई, शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, ईख में रेड रॉट नामक बीमारी का कारण क्या होता है? ईख में रेड रॉट एक बीमारी होती है, तो क्या कारण होता है? शैवाल के कारण मतलब एल्गी के कारण, फंजाई मतलब कवक के कारण, ठीक है, या फिर वायरस के कारण मतलब बैक्टीरिया विषाणु के कारण, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु कारण। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? जीवाणु कारण होगा, विषाणु के कारण होगा, ठीक है जी, फंजाई इसका मतलब कवक के कारण होगा, ठीक है जी, या फिर शैवाल के कारण होगा। जल्दी से बताइए। तो बच्चा शानदार, जिसका जवाब आ रहा है बहुत शानदार तरीके से जवाब आपके आ रहे हैं बच्चों, चलते रहिए। तो जवाब जो होगा मेरे बच्चों क्या होगा? फंजाई जो होती है मतलब कवक के कारण ईख में रेड रॉट नामक एक बीमारी होती है। चलिए, बहुत शानदार, गजब। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लाल रक्त घन मतलब लाल रक्त कण कण हम कह सकते हैं, कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 10 से 120 दिन, 30 से 40 दिन, 90 से 120 दिन, या फिर 100 से 140 दिन। जल्दी से बताइए। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल वह कितने दिन तक जीवित रहती हैं? तो आपको बताना बच्चा, आपको सभी को पता होगा, हमने आपको बताया है 20 से कितना होती है? 120 दिन। 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। तो यहाँ देख लीजिए, तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। तो जवाब क्या होगा बच्चा? वो होगा 90 से 120 दिन आरबीसी रेड ब्लड सेल का क्या होता है? जीवन काल होता है भाई। रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स की फुल फॉर्म होती है। आरबीसी में आपको रेड ब्लड सेल नहीं बोलना है, कॉर्पोस्केल्स बोलना है बेटी, कणिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ट्रैकोमा, ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, वृक्क को, आंख को, या प्लीहा को? जल्दी से बताइए। प्लीहा को स्प्लेन बोलते हैं, जहां पर आपकी कौन कौन मरती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं कहेंगे हम, कौन कौन सी? प्लेटलेट्स, ठीक है जी, जो ये मरती हैं, कहाँ पर मरती हैं? जाकर के स्प्लेन के अंदर मरती हैं। तो बच्चा, ट्रैकोमा जो डिसीज होती है वो आंख से संबंधित एक बीमारी है। इसमें आंख जो होती है आपकी बिल्कुल रेड हो जाती है परमानेंटली, ठीक है, हमेशा के लिए। तो इसमें क्या होती है, आपकी आंखों की जो रोशनी है वो जाने के खतरा चांसेस होते हैं। चलिए भाई, शानदार, गजब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब आकाश में बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ओजोन? जल्दी से बताइए। आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बच्चों ध्यान रखें, आकाश में जब बिजली चमकती है तो उसका जवाब होगा बेटा नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, N2O जो होती है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज? नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होगी बच्चा, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होता है बच्चा? आपके जब बिजली चमकेगी तो बच्चा क्या है? ये गैस उत्पन्न होती है भाई, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? गैसीय समीकरण पीवी इक्वल टू आरटी में आर सूचित क्या करता है बेटा? गैस का एक समीकरण सूत्र है पीवी इक्वल टू आरटी में आर क्या बताएगा? गैस के किसी परिमाण को, 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को, या 1 लीटर गैस को। तो बच्चा ध्यान रखना, इस गैसीय समीकरण के अंदर जो आर की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं
एक मोल गैस, क्या बोलते हैं बच्चा, एक मोल गैस होता है बच्चा, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस? जल्दी से बताइए। आपने देखा होगा पर्वतारोही सिलेंडर के अंदर एक गैस ले जाते हैं, गोताखोर अपने साथ सिलेंडर के अंदर गैस लेकर जाते हैं, और उसके बाद साथ साथ जो आपके हॉस्पिटल के अंदर जो लाइन बिछी होती है उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है? तो बच्चा ध्यान रखें, दो गैसेज होती हैं। एक तो होती है बच्चा आपका हीलियम, हीलियम प्लस में कौन सी होती है बच्चों? एक होती है ऑक्सीजन। मतलब हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है जिसमें पेशेंट के लिए इस गैस को दिया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चा, इसका आंसर क्या होगा? सी जवाब होने वाला है। हीलियम गैस जो होती है बच्चा हल्की गैस होती है, विशेष तौर पर आप इस अपने एटमॉस्फेयर में प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन से भी जिंदे नहीं रहोगे भाई, कि प्रॉपर आपको ऑक्सीजन दी जाए तो आप अच्छे से चल सकते हो, नहीं बच्चा। आपको गैस के अंदर जब सांस लेंगे तो नाइट्रोजन भी जाती है इस सांस के माध्यम में, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, ऑर्गन भी जाती है, और ऑक्सीजन तो जाती जाती है भाई, ध्यान रखें। परंतु इनका शरीर में कोई काम नहीं होता, तो सांस के माध्यम से दोबारा वापस लिया जाता है, परंतु ऑक्सीजन का काम होता है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन जो होती है बेटा 4% यूज कर ली जाती है, बाकी एक सांस में छोड़ी जाती है, आपका ऑक्सीजन ही छोड़ी जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। 17% आपका वापस क्या निकलेगा दोस्तों? आपका क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा सांस में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, जेनिको प्रौद्योगिकी है भाई। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या होती है? एड्स से बचाने की एक रक्षा पद्धति है, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, या फिर अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब है, या फिर मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक है? तो बच्चा बता देते हैं, अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब होती है, मतलब जेनेटिक कोई बीमारी आपको हो रही है तो बच्चा पहले से जो जेनेटिक बीमारी है उसको पहचानने की प्रौद्योगिकी होती है, जिसको हम बोलते हैं जेनिको। भाई जेनिको जो निकला है जेनेटिक्स से निकला है, किससे निकला है? जेनेटिक्स से निकला जेनिको। ठीक है, तो जेनेटिक प्रौद्योगिकी जो होती है बेटा, उसमें क्या कहता है, अनुवांशिक रोग यदि आपको हुआ तो पहले से उसकी पहचान की जा सकती है इस तरकीब के माध्यम से, जेनिको के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल जो अधिकतम होगी, निर्वात में। निर्वात को बच्चा हम बोलते हैं वैक्यूम बोला जाता है, वैक्यूम। ठीक है जी, पानी के अंदर होती है, कांच में, अल्कोहल में। अल्कोहल को शराब बोलते हैं। जल्दी से बताइए सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो आपको पता है जी, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो ध्यान रखें भाई, निर्वात के अंदर जो होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है प्रकाश की चाल निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या हम कह सकते हैं बच्चा आपका 3 लाख किलोमीटर। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर होती है भाई। यदि आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 कट जाएगा तो इतनी जीरो कट जाती है, तो 3 लाख किलोमीटर होगा। और मीटर के अंदर मैं बात करूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार, गजब। और भी होता है बेटा, जो आपका पानी होता है, पानी के अंदर जो होती है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। चीजें इसमें क्या होगी कि लाइट की जो स्पीड होगी इसमें कम होने लगेगी, परंतु सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो किसमें होती है? निर्वात के अंदर। अब यहीं पर मैं बात करूँ थी साउंड की, ध्वनि की, तो ध्वनि जो होती है, मतलब ध्वनि जो साउंड होता है, तो साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा, वो किसके अंदर होती है बेटा? ठोस में होती है। और ठोस में भी किस में होती है? ठोस में भी होता है आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, या हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम, या हम कह सकते हैं स्टील। ठीक है जी, एल्यूमिनियम और स्टील के अंदर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, लगभग कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। किसकी बच्चा? आपकी ध्वनि की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सॉलिड में। और सबसे कम किसमें होगी? गैस के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। सूर्य का प्रकाश आपके माध्यम यहाँ पर आ रहा है तो किसी भी माध्यम से नहीं आ रहा है, सीधा सीधा ऐसे ही आ रहा है। यदि वैक्यूम भी बना दिया जाए तो भी क्या होगा बच्चा? आपका प्रकाश यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और शरीर जो होता है व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है? मतलब मनुष्य में एनीमिया जो रोग होगा वो किसकी कमी से होगा भाई? कह रहा है कि विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि रुकावट आती है, मतलब जो आपकी ग्रोथ होगी, ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ होगी उसमें रुकावट आ जाती है, और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, एक विटामिन होता है जिसको हम बोलते हैं पायराडॉक्सिन। क्या होता है? पायराडॉक्सिन नाम होता है विटामिन B6 का। तो पैराडॉक्सिन जो विटामिन होता है, इसकी कमी से क्या होता है बच्चा? आपकी शारीरिक वृद्धि कमजोर हो जाती है। तो ध्यान रखना बच्चा, विटामिन B6 की कमी से होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो विटामिन B6, विटामिन B1 का नाम होता है बच्चा, इसका नाम होता है थाइमिन। क्या नाम होता है? विटामिन B1 का थाइमिन होता है ना। दूसरी का क्या होता है बच्चा? बायोटिन जो होता है वो दूसरी का, सॉरी, राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या होता है दूसरे का? दूसरे क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, दूसरी का राइबोफ्लेविन होता है। और 12 का होता है बच्चा आपका क्या? साइनो
साइनोकोबालामिन क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ठीक है जी, साइनोकोबालामिन जो होता है ये विटामिन B12 का नाम होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार, गजब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? ऐसा कौन सा विटामिन जो जल में घुल जाएगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। आपको पता है यदि विटामिन को दो भागों में बांटें, विटामिन को दो भागों में बांटा जाए तो विटामिन दो भागों में बांटा, एक तो जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील है, और बच्चा एक होती है किसमें? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है जी, तो जल में जो घुलनशील होती है बच्चा वो होती है बी और सी, और वसा में जो होती है KEDA। ठीक है, ध्यान रखें। तो बी और सी जो विटामिन जल में घुलनशील है, तो देख लीजिए बी और सी आ रहा है, तो सीधी सीधी सी बात है, जल में घुलनशील कौन सी होती है? बी होती है भाई, ध्यान रखें। ठीक है बच्चा, बी के पार्ट होते हैं 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। और भी नाम होते हैं, विटामिन ए का जो होता है बेटा, इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, बी का थाइमिन है, डी का कैल्सीफेरॉल है, ई का है टोकोफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है भाई? टाइलिन जो होता है किस ग्रंथि से निकलता है? वो स्तन ग्रंथि से, आंसू ग्रंथि से, लार ग्रंथि से, यकृत से? सभी बात है भाई। टाइलिन जो होता है एक एंजाइम होता है भाई, क्या होता है? एंजाइम होता है। टाइलिन एक एंजाइम होता है, कहाँ से निकलेगा बच्चा? ये लार ग्रंथि से निकलेगा। मनुष्य की जो लार होती है ना, जिसको हम बोलते हैं स्लैवरी ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं? स्लैवरी, स्लैवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे निकलने का जो काम करता है वो कौन करता है भाई? लारी ग्रंथि से निकलने का काम करेगा वो आपका टाइलिन और लाइसोजाइम, और कौन सा? हाँ, ये जो एंजाइम होते हैं किससे निकलते हैं? लार ग्रंथि से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ग्रेनाइट का अपसकलन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? ये भ्रंश है, यांत्रिक अपक्षय है, या फिर रासायनिक अपक्षय है, या फिर वलन है? तो बच्चा क्या होता है? यांत्रिक अपक्षय होता है भाई। ग्रेनाइट का जो अपसकलन होता है ये कैसे होता है? यांत्रिक अपक्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या कह रहा है बच्चा? मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर जो होता है किसका उत्पादन किया जाता है? इसमें वृक्षों व झाड़ियों का। बेटा सैरी नहीं है, सैरीकल्चर नहीं है, रेशम कीट का हो जाएगा फिर तो। मैरी है, मैरी। वृक्षों तथा झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, फूलों का, या फिर आप मधुमक्खियों का? जल्दी से बताइए बच्चा क्या होता है। मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ यहाँ पर। यदि मैं बात करूँ वृक्षों और झाड़ियों का, तो बेटा ये होता है डेंड्रोलॉजी। क्या होता है? डेंड्रोलॉजी जो होता है, डेंड्रोलॉजी जो अध्ययन होता है बेटा, ये किसका होता है? वृक्ष और झाड़ियों का होगा। और मधुमक्खी का क्या होता है बेटा? एपीकल्चर होता है ना? क्या होता है? एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है फूलों का होता है, फ्लोरिकल्चर होता है बच्चों। क्या होता है? फ्लोरिकल्चर होता है। और समुद्री जीव, इसका जवाब जो होगा बेटा मैरीकल्चर जो होता है किसका होता है? समुद्री जीवों का अध्ययन होता है। तो ध्यान रखें भाई, समुद्री जीवों क्या होता है? पालन होता है। कौन सा? मैरीकल्चर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है भाई? रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो बेटा न्यूटन का, मतलब कि कौन से का? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम पर जो काम करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर जो काम करेगा वो बच्चा क्या होता है आपका? रॉकेट सिद्धांत कार्य करेगा तीसरे नियम पर, एक्शन टू रिएक्शन पर। तो कोयला इसका जवाब होगा। ईंधन जो होता है रॉकेट में, तरल हाइड्रोजन होगा, मिथेनॉल होगा, या फिर आपका यूरेनियम होगा? जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना, रॉकेट में जो ईंधन का यूज किया जाता है वो तरल हाइड्रोजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है भाई, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग को से संबंधित है? ग्लूकोमा जो बीमारी होती है किस अंग को प्रभावित करेगी? किडनी को, लीवर को, छोटी आंत को, या आंख को? जल्दी से बताते रहिए बच्चा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आगे बढ़ते रहें और अपनी नॉलेज का असेस करते रहें भाई, आप कितने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही है राजाओ। तो देखिए बच्चा, आपको पता है कि ग्लूकोमा जो बीमारी होती है क्या होती है? आंख से संबंधित होती है भाई, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है? गोल कृमि, या जिसको हम बोलते हैं नेमाटोड से होने वाला रोग है भाई। नेमाटोड से होने वाला रोग कौन सा होता है? फाइलेरिया है, फ्लूओरोसिस है, या फिर इंसेफ्लाइटिस है, या फिर कुष्ठ रोग है? जल्दी से बताते रहे और आगे बढ़ते रहें। तो बच्चा ध्यान रखना, नेमाटोड्स जो होता है उससे होने वाली बीमारी जो होती है क्या होता है? फाइलेरिया। क्या होता है बच्चा? फाइलेरिया बीमारी जो गोल कृमि से होती है, तो उसका बीमारी का नाम है फाइलेरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ 22, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है भाई? वायुमंडल किस गैस की प्रवृत्ति के कारण वरुण ग्रह जो हरा दिखाई देगा? अक्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, या अमोनिया गैस? आपको पता है सर जी,
अरुण वरुण वरुण वाला जो ग्रह है वो लास्ट ग्रह है जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हैं। वहां पर एक गैसीय आवरण होता है और गैसीय में सबसे ज्यादा जो गैस होती है बच्चा वो कौन सी गैस होती है? हम ये कह सकते हैं मीथेन गैस के कारण जो होता है वरुण ग्रह का जो है भाई आपका जो दिखाई देता है वो किस कारण कैसे दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। किस गैस के कारण? मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है बेटा? मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4 जो होता है मीथेन गैस का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चा ये एटीपी जो होता है इसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। इसको हम बच्चा क्या कहते हैं? ऊर्जा के सिक्के। ऊर्जा के सिक्के, तो ऊर्जा के सिक्के जो कहा जाता है एटीपी कहा जाता है। और एटम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। लगा लेना बेटा, ये होते हैं 38 एटीपी होते हैं। वैसे जनरल जो बचते हैं 36 एटीपी बचते हैं। 2 एटीपी आपके जो भी ऑक्सीडेशन होगा उसमें उसमें 2 एटीपी यूज कर लिए जाते हैं। तो इसका आंसर जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा? 38 एटीपी होते हैं भाई, ध्यान रखें। तो कितना होगा? 38 एटीपी ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है भाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 24। मानव चेहरे में हड्डियों की संख्या जो होती है कितने से बना है भाई? मनुष्य का जो चेहरा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 0 से मतलब 6 होती हैं, 8 होती हैं, 14 होती हैं, 22। तो बच्चा यदि गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको लग रहा है कि भाई साहब बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बढ़ते रहिए। तो बच्चा ध्यान रखना, चेहरे में जो हड्डियां होती हैं कितनी होती है बच्चा? 14 हड्डियां होती हैं भाई। कितने होती हैं? फेशियल जो बोन्स होती हैं 14 हड्डियां होती हैं। टोटल बोन्स की मैं बात करूं शरीर में, टोटल हड्डी जो होंगी, टोटल बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती है बेटा? 206। कितनी होती है? 206। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टैपिस होती है। कौन सी? कान की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 घंटा, 120 सप्ताह, 120 दिन या फिर 20 साल। पिछला क्वेश्चन आपका आ भी चुका है तो ध्यान रखना 120 दिन जो होती है लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है भाई, ध्यान रखें। रेड ब्लड सेल का काम होता है O2 और CO2 का संवहन। O2 और CO2 का जो होता है, O2 और CO2 का संवहन जो होता है वो किसका काम होता है बेटा? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, खाना ने चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? पतली परत होती है तो बर्तनों पर जो खाना ना चिपके किसी परत चढ़ाई जाएगी? एक्रिलिन की, टेफ्लॉन की, लिमोनाइट की या फिर पॉलिथीन की? तो बच्चा ध्यान रखना जिससे खाना ना चिपके बर्तनों में उस पर परत जो चढ़ाई जाती है टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है राजाओं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। लोह एस की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है? मतलब लोहे की सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिडराइट? जल्दी से बताइए। तो लोह एस की जो सबसे अच्छी जो किस्म होती है वो बच्चा कौन सी होती है बच्चों? वो होती है राजाओं मैग्नेटाइट जो होती है सबसे अच्छी उत्तम किस्म होती है मैग्नेटाइट। ठीक है जी। वैसे हेमेटाइट जो होता है इसका एस्क होता है परंतु मैग्नेटाइट जो होगा सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? यदि आप पृथ्वी पर खड़े हुए तो आपको पूरा जो चंद्रमा दिखेगा। जिस दिन आपकी अमावस्या पूर्णिमा जो होगी, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा जो दिखेगा कितना दिखेगा? तो बच्चा ध्यान रखना वो 51%, 53%, 59%, 49। तो बच्चा ध्यान रखना 59% आपको क्या है पृथ्वी से हम चंद्रमा को देख सकते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, खट्टे दूध में उपस्थित होता है। खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल बच्चा। तो ध्यान रखना है खट्टे दूध में जो उपस्थित होता है वो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। दूध हो, दही हो, छाछ हो, सभी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और बच्चा ये क्या पैदा करने का काम करेगा? थकान। जो थकान पैदा करता है वो कौन होता है? लैक्टिक एसिड होता है भाई। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे बच्चा, जय हिंद। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? दोबारा एक क्वेश्चन शायद आ चुका है। नोदक है, अंगार है, कोल है या फिर दहन है? तो बच्चा ध्यान रखना रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो क्या कहलाता है? नोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? नोदक कहलाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करेगा, एक्शन टू रिएक्शन पर, न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया? जब सीमेंट जम जाती है तो कैसी प्रतिक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, अपघटन या फिर संगठन? तो बच्चा जब सीमेंट का जब जमना होता है वो ऊष्मा छेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्मा छेपी होती है भाई, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई बर्फ फर्क नहीं पड़ता है या फिर घटकर बढ़ जाता है?
तो बच्चा ध्यान रखना, जब पानी जम जाएगा तो बर्फ जब जम जाती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटेगा बढ़ेगा, तो बढ़ जाता है। बच्चा ध्यान रखना, आप एक पानी को लेकर के उसको बोतल के अंदर भरना है और उसको फ्रीजर में रख देना। सुबह आप देखते हो तो बोतल फटने के चांसेस होते हैं या बोतल फट भी जाती है, क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका आकार जो होता है बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो बच्चा क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? पोटेशियम, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन। सबसे अच्छी जो गैस होती है बेटा वो कौन सी होती है? आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। हीलियम में हम भर सकते हैं, नाइट्रोजन में भर सकते हैं, ध्यान रखें भाई। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चा? वो होती है आपकी आर्गन गैस को भरा जाता है, ध्यान रखें। इनर्ट गैसेस कोई भी भर सकते हैं, परंतु आर्गन गैस को भरा जाता है यहाँ पर विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है राजाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वायरस द्वारा 6 रोग होगा, प्लेग होगा, टाइफाइड या पोलियो। तो बच्चा वायरस द्वारा जो रोग फैलता है वो कौन सा होता है? पोलियो होता है बेटा। लॉजिक होता है वायरस रोग का, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। रेबीज हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, चेचक हो गए, सभी किससे होते हैं बच्चा? आपके वायरस से होने वाले रोग है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? सिल्वर आपकी होती है काली पड़ जाती है, किस कारण पड़ जाती है? सिल्वर को बोलता है, क्या बोलते हैं बेटा? चांदी। तो चांदी काली पड़ जाती है, किसके कारण पड़ जाती है बच्चा? जल्दी से बताइए। तो बच्चा बहुत से बच्चे क्या कहेंगे? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चा ध्यान रखना, सल्फाइड के कारण जो होती है आपकी सिल्वर जो होती है क्या पड़ जाती है बच्चा? उस पर काली पड़ जाती है, उस पर धब्बे पड़ने लगते हैं इसी के कारण भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, पीओपी है ना, तो पीओपी का यूज कहां पर किया जाता है? जिसको हम बोलते हैं CuSO4 हाफ H2O, CuSO4 डॉट हाफ H2O जो होता है, ये किसका फार्मूला होता है बेटा? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। सल्फर चिकित्सा हम यूज करते हैं, सांचा बनाने में किया जाता है, मूर्ति बनाने में, सभी। तो बच्चा जल्दी से बताइए, वेरी गुड, आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। वेरी गुड मेरे दोस्तों, बहुत शानदार जवाब है, बिल्कुल डी जिसका जवाब होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा आपका मूर्ति में यूज करते हैं। सांचा मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे तो उसमें पीओपी का यूज किया जाता है। शल्य चिकित्सा डॉक्टर भी यूज करते हैं, जब का हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो प्लास्टर इससे किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है भाई? फास्फोरस जो होता है, तो फास्फोरस क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखें, जब फास्फोरस को पानी में रखा जाएगा तो बच्चा उसको ज्वलन तापमान जो होता है बेटा वो कम हो जाएगा। यदि उसको खुले में रखेंगे तो बेटा वो क्या होता है? आग पकड़ लेता है, तो इसी वजह से उसको पानी में रखा जाता है, जिससे उसकी तापमान जो बताओ क्या हो जाए? कम हो जाए, और जिससे वो आग जलने से बच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है, नहीं यौगिक है भाई? न तो वो एलिमेंट है, न तो वो एलिमेंट है, मतलब ना तो वो प्रोडक्ट टेबल में आता है, और ना ही वो कंपाउंड है, ना ही वो कंपाउंड है। तो जल्दी से बताइए, मतलब फॉर्मूला भी नहीं बनना चाहिए उसका। तो बच्चा वो वायु होता है, पारा होता है, जल होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो देखिए बच्चा, पारा जो होता है इसको हम Hg बोलते हैं, ये तो बच्चा हो गया आपका एलिमेंट। जल जो होगा बेटा ये तो वाटर है, H2O, ये तो कंपाउंड मतलब यौगिक हो गया। सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये भी क्या हो गया बेटा? तत्व कंपाउंड हो गया। परंतु मैं बात करता हूँ बच्चा वायु जो होता है बेटा ये क्या होता है? मिश्रण होता है, मिश्रण होता है भाई, मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर है। वायु तो क्या है बेटा? मिक्सचर है, क्योंकि मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैस आप मिला सकते हो, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है भाई। जो आज की मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो किसके आधार पर आप बनाई गई है? तो अनुभार मतलब कि मॉलिक्यूल्स वेट पर, परमाणु भार मतलब कि एटॉमिक मास पर, या परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर, न्यूट्रॉन पर। सीधी सी बात है बेटा, परमाणु क्रमांक पर बनाई गई है, एटॉमिक नंबर पर। आपको पता है हाइड्रोजन का 1 नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन, ऐसे करके 4 5 6 ऐसे करके चल रही है आपकी। तो गिनती मतलब गिनतियां मतलब की काउंटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलक होते हैं, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु भाव के आवर्त फलक नहीं होते भाई, तत्वों के जो गुण होते हैं, एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मेंडलीफ ने बोला, डाउंटल ने बोला, डार्विन ने बोला, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, ये बात किसने बोल दी? मेंडलीफ ने कही थी। और मेंडलीफ को बेटा किसका आवर्त सारणी का पितामह कहा जाता है भाई? कौन सी आवर्त सारणी का, ये आप बताएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का या फिर एनिशिएंट जो आवर्त सारणी का पितामह कहा जाता है। तो देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 41, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक धातु होती है, एक हैलोजन होता है, निष्क्रिय गैस, या फिर आपका क्या होता है? धातु। बच्चा ध्यान रखना है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य होता है वो क्या होता है बच्चा? आपका निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैसेज होती है, जिसको हम नोबेल गैस बोलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, 18वां ग्रुप जो होता है इसी का होता है, तो ध्यान रखें, इसका जवाब जो होगा बी होगा भाई, सी होगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिए, इसी प्रकार से बने रहिए और प्रत्येक दिन इसी समय आप हमसे जुड़िए, और बहुत शानदार तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, मजेदार क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।